स्थान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का जंगल। 6 अप्रैल 2010। समय सुबह 5:55। जंगल में सुबह की हल्की धुंध छाई हुई है। पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही है। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जवान थके हुए हैं लेकिन सतर्क हैं। अपने 3 दिन के क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास के बाद वापस लौट रहे हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जवान रेडियो पर चिल्लाते हुए कहता है, चितलार हेडक्वार्टर गोल्फ कंपनी पर हमला हुआ है। छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू हुई है। एक जवान घायल है, तुरंत सहायता भेजें। उसी पल जंगल के चारों ओर से हमलावरों की भीड़ उभरती है। AK-47, INSS राइफल्स और मशीन गनों से लेस लगभग 300 लड़ाके एकाएक हमला करते हैं। एक के बाद एक गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज गूंजने लगती है। जवान बिखर जाते हैं, कुछ कवर लेने की कोशिश करते हैं और सुबह 9:30 बजे तक बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचता है। जंगल में लाशें बिछी हुई है, हथियार लूट लिए गए हैं। एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ है। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो घायलों को लेने आ रहा है। यह हमला भारत में सबसे बड़े नक्सली हमले के रूप में जाना जाता है। सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के नेता भरसक निंदा करके और छुटपुट कार्रवाई कर खानापूर्ति कर लेते हैं। इस घटना के लगभग 3 वर्ष बाद जून 2013 को जगदलपुरा के दरभा घाटी से कांग्रेसी नेताओं का काफिला घने जंगल से होकर गुजरा था। नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ काटकर रोड ब्लॉक कर दिया था और खुद जंगल में छुप गए थे। जैसे ही गाड़ियां रुकी, नक्सलियों ने हमला बोल दिया। चारों तरफ से नक्सलियों से घिरे जाने के बावजूद सुरक्षा बल देर तक मुकाबला करते रहे। इस दौरान हाहाकार मच चुका था। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और कहीं पर भी ओट मिलने पर छुपने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग गाड़ियों की डिग्गी में छुप गए तो कुछ लोग मरने का दिखावा करते हुए लेट गए। इसी बीच सुरक्षा बलों की गोलियां खत्म हो गई। इस पर नक्सलियों ने कहा कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, सरेंडर कर दो। नमस्कार, दी भारत रफ्तार शो में आपका स्वागत है। मैं जेनिशा और आज का हमारा मुद्दा है नक्सलवाद और भारत। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा होता है और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान किया, जहां उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया और राज्य को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने का संकल्प भी दोहराया। इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। अब ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। खैर, ये मुद्दा तो हुआ कि अमित शाह वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे पर बात की, लेकिन आज हमें बात करनी है नक्सलवाद के उदय और इतिहास पर। तो एक नजर जो है नक्सलवाद के उदय और इतिहास पर डालते हैं। भारत में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या जो है दिन पर दिन बनता जा रहा है, जो मुख्य रूप से देश के कुछ पिछड़े और आदिवासी इलाकों में फैल चुकी है। यह आंदोलन उन इलाकों के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था जो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे। नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य समाज और समानता लाना है और गरीब और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। हालांकि इस आंदोलन के दौरान हिंसा और आतंकवाद का रास्ता अपनाया गया कि जिससे ये और जटिल होता चला गया। नक्सलवादी अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस संघर्ष के कारण कई बार सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हो जाती है और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए केवल सैन्य की कार्यवाही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में विकास कार्य और लोगों की समस्याओं का समाधान भी जरूरी होता है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाया जा सके। नक्सलवाद साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप में उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी कि जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन आरंभ किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट
नेता माओ से तुंग के बहुत बड़े प्रभाव में थे और उनका मानना था कि भारतीय श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जिसके कारण उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता था। वहीं 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वहीं अगर 1971 की बात करें तो आंतरिक विद्रोह के कारण मजुमदार की मृत्यु हो गई। बाद में ये आंदोलन जो है एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया था। वहीं फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव में आ चुके थे। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गए हैं और संसदीय चुनाव में भी भाग लेते हुए आपको देखने को मिलते हैं, परंतु बहुत से संगठन ऐसे भी हैं जो अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। नक्सलवाद के विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ती है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल इसके जनक माने जाते हैं। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। वहीं 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म का गठन किया गया, जिनके मुखिया जो हैं वो दीपेंद्र भट्टाचार्य बनते हैं। ये लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे थे। वहीं 1969 में पहली बार चारू मजूमदार और कानू सान्याल वो जंगल संथाल की भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहली आवाज नक्सलवाड़ी से उठी थी। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि जमीन उसी को दी जाए जो उस पर खेती करेगा। नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया। इस आंदोलन का यही प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। सामाजिक जागृति के लिए आरंभित इस आंदोलन पर कुछ वर्षों के पश्चात राजनीति का वर्चस्व चढ़ने लगा और आंदोलन शीघ्र ही अपने मुद्दे और मार्गों से भटकने लगा। अब ये लड़ाई भूमि की लड़ाई ना रहकर जातीय वर्गों की लड़ाई बन चुकी थी। यहां से प्रारंभ होता है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच का उग्र संघर्ष, जिसे नक्सल आंदोलन ने देश में नया रूप धारण कर लिया था। श्री राम सेना, जो माओवादियों की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, उसने उच्च वर्ग के विरुद्ध सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन करना प्रारंभ किया था। इससे पहले 1972 में आंदोलन के हिंसक होने का कारण चारू मजूमदार को पकड़ कर ले जाना और 10 दिन के लिए कारावास के ही समय उनकी कारागृह में मृत्यु हो गई थी। नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता कानू सान्याल ने आंदोलन के राजनीति का शिकार होने के कारण और अपने मुद्दों से भटकने के कारण तंग आकर 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली थी। वहीं नक्सलवाद के उदय के लिए कुछ और भी जिम्मेदार कारक हैं। पहला कारक इसमें यह सामने आता है आर्थिक असमानता। व्यापक गरीब और आय असमानता की असंतोष और अशांति को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग कि जिनके पास जीविका का कोई भी साधन नहीं होता है, वे नक्सलवादी विचारों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है भूमि स्वामित्व के मुद्दे। ऐतिहासिक भूमि अलगाव और हाशिए पर पड़े समुदाय, विशेष रूप से आदिवासी और जनजातीय आबादी के लिए भूमि अधिकारों की कमी ने असंतोष को बढ़ावा दिया है। वहीं 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों ने आदिवासियों वन उपज के संग्रह से भी उन्हें वंचित कर दिया। तीसरा मुद्दा हमारे सामने आता है सामाजिक अन्याय। समाज के तथाकथित निचली जातियों और आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और बहिष्कार ने हाशिए पर होने की भावनाओं को और बढ़ावा दिया है। और वहीं चौथे की बात करें तो शासन की विफलता सामने आती है। अप्रभावी शासन, भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की अपर्याप्त पहुंचने के राज्य के प्रति असंतोष को जन्म देता है। और दूसरा है बुनियादी विकास की कमी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा ने स्थानीय आबादी के बीच
एक निराशा को पैदा किया है। वहीं राजनीतिक अलगाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर मुख्यधारा से राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की कथित कमी भी यहाँ पर सामने आती है, जिसमें कुछ समूह को कट्टरपंथी विकल्पों की ओर धकेल देता है। वहीं नक्सलवाद से होने वाले नुकसान क्या हैं, जो आज भी हमारा समाज इन्हें झेल रहा है। हिंसा और आतंकवाद। नक्सलवादी समूह हिंसा के रास्ते पर चलने के कारण कई बार सुरक्षा बलों, नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जाती है। सामाजिक असमानताएं सामने आती हैं। नक्सलवाद का प्रमुख कारण देश के आदिवासी और ग्रामीण इलाके में फैली सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोग नक्सलियों के साथ जुड़ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को कई क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिससे कई बार राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। ये देश की सुरक्षा की स्थिति को कमजोर बनाता है और आम लोगों की सुरक्षा में भी खलल पहुंचाता है। साथ ही में विकास में रुकावट उत्पन्न होती है। नक्सलवाद के कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार नक्सली सड़क निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों जैसे विकासात्मक कार्यों को रोक देते हैं कि जिससे इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर खराब असर होता है। वहीं अगर इस वक्त नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति पर अगर हम नजर करें तो कुछ मुख्य बिंदु हमारे सामने उठकर आते हैं। सुरक्षा की स्थिति को लेकर सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और नक्सल प्रभावित इलाकों में नियमित ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों ने अपनी पकड़ अभी भी मजबूत तरीके से बनाई हुई है और वहां आतंकवादी हमले, लूटपाट और किडनैपिंग जैसी घटनाएं अभी भी घटित होती हैं। वहीं और विकास करने के प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया है। सड़कों पर ध्यान दिया है, सड़कों के निर्माण पर, स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार किया है और आदिवासी समुदायों के लिए योजनाओं को भी जारी किया है। हालांकि विकास की गति बहुत धीमी है और कई बार स्थानीय प्रशासन और नक्सलियों के बीच तनाव का कारण बनती है और जिसकी वजह से काम रुक जाता है। वहीं नक्सलियों का समर्थन भी कभी कभी सामने आता है। हालांकि नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन कुछ समुदाय में अभी भी बना हुआ है, खास करके उन इलाकों में कि जहां लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता है। गरीब, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मुद्दों को उठाने के लिए और उनके हक की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी बन जाता है। वहीं कमजोर पड़ी नक्सल ताकतें, जो पिछले कुछ वर्षों में जो है नक्सलियों की ताकत में कमी आई है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने कई प्रमुख नक्सली नेताओं को मार गिराया है। उनके नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश की है कि इससे आंदोलन को बड़ी हद तक कमजोर किया गया है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और वे मुख्यधारा में लौटने का प्रयास भी करते हुए नजर आए। भारत में नक्सलवाद की अभी तक बहुत बड़ी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। उनमें 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2008 की बात करें तो ओडिशा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की हत्या कर दी थी। वहीं 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। 2010 में नक्सलवादियों ने कलकत्ता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी थी। 2010 में पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें अर्धसैनिक के 24 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हो गए कि जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत पुलिसकर्मी भी शामिल थे। वहीं 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरी गांव जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस के नेता समेत 27 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। वहीं 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे।
वहीं 2024 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुगमा में जौनाकुड़ा अलीकुड़ा क्षेत्र में कोबरा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों पर हमला किया कि जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 15 जवान घायल हुए थे। वहीं हाल की बात करें तो 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। यहां 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया और मुख्यधारा में लौट आए। इन सभी पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ऐसी तो कई घटनाएं हैं जो हमारे सामने अभी भी आती रहती हैं। अगर हमें नक्सलवाद फ्री भारत बनाना है तो कुछ विशेष मुद्दों पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नक्सलवाद के समाधान के लिए समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना, आदिवासी समुदाय के अधिकारों का संरक्षण करना और इन क्षेत्रों में विकास के अवसर को बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही नक्सलियों से संवाद और समझौते की पहल करना भी जरूरी है ताकि हिंसा की जगह शांति और सामूहिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इसीलिए नक्सलवाद के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि जिसमें सुरक्षा, विकास और सामाजिक सुधारों को एक साथ जोड़ा जाए। यदि सरकार और समाज मिलकर प्रयास करे तो इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है और एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है।